Ignited Minds Tutorials has recently released an illuminating series of YouTube videos focused on the subject of socialism in Europe and the Russian Revolution, aimed specifically at students of Class 9 CBSE SST. These captivating tutorials serve as a comprehensive knowledge source, providing a thorough explanation of the significant events and ideologies that shaped Europe's socialist movements, as well as the monumental Russian Revolution. Covering an array of topics, the tutorials delve into the origins and development of socialism, tracing its roots to the Industrial Revolution and the prevailing socio-economic conditions of the time. They elucidate the key reformist ideas put forth by notable figures, such as Karl Marx and Friedrich Engels, who sought to address the plight of the working class and promote a more equitable society. Moving on, the videos explore the tumultuous Russian Revolution of 1917, which served as a pivotal moment in history, leading to the establishment of the world's first socialist state. With great detail, they shed light on the various stages of the revolution, highlighting the role played by prominent leaders like Vladimir Lenin and the Bolshevik Party. In summary, the series of videos produced by Ignited Minds Tutorials offers a valuable resource for Class 9 CBSE SST students, providing a lucid explanation of socialism in Europe and the Russian Revolution. These enlightening tutorials are sure to ignite curiosity and foster a deeper understanding of the complex political and social dynamics that shapes this transformative period in history. Okay, people, we were doing Russian Revolution. Okay. तो अभी भाई साहब रशियन रेवोल्यूशन में सोशलिज्म इन रशिया. सो आपके सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ऐसा गवर्नमेंट बने जहाँ पे सब इक्वल हो और क्या हो भाई साहब, पीपल शुड हैव इक्वल राइट्स टू एवरीथिंग एंड एट द सेम टाइम सोशलिज्म में आपका कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ, मस्करी करनी है तो घर चले जा. There should be no discrimination in terms of income, in terms of property, everything. ठीक है. So political parties were illegal in Russia before 1914. तो 1914 तक आपका किसका रूल था भाई साहब? तसार रूल था. ठीक है. और तसार रूल मतलब इनका मोनार्कियल रूल था बेसिकली. ठीक है. So it was basically a monarchical rule. और तसार रूल के तहत पॉलिटिकल पार्टीज वेर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914. तो 1914 के पहले पॉलिटिकल पार्टीज रशिया में भाई साहब इलीगल थे. ठीक है, दे वर इलीगल. रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंडेड. तो 1898 में भाई साहब रशियन सोशल डेमोक्रेटिक ये आपका एक पार्टी फॉर्म हुआ 1898 में. ठीक है. रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट रशियन पीजन, ठीक है, कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट. ठीक है. तो ये भाई साहब रशियन सोशलिस्ट जो थे या रशिया में जो सोशलिस्ट लोग थे उनका ये मानना था कि रशियन पीजन कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली, तो लैंड को डिवाइड करना इस तरह से पीरियोडिकली, मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट. तो ये इनके नेचुरल सोशलिस्ट व्यवहार में आ गया था. सोशलिस्ट में एक्टिव इन द कंट्री साइड, ज्यादा करके कहाँ पे एक्टिव थे ये? कंट्री साइड मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में. ठीक है. विलेज साइड में, कंट्री साइड में ये एक्टिव थे. दे फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900. तो ये पहली बार एक पार्टी का निर्माण हुआ. ठीक है. तो अगर आप सोचिए कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर रशिया में बिफोर 1914 इलीगल थी, तो क्या ये पार्टी लीगल थी या इलीगल? इलीगल थी. ठीक है. तो मतलब इसको कोई मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं थी. ठीक है. इट वाज एन इलीगल पार्टी. हालांकि इसकी एक्टिविटीज इलीगल नहीं थे, लेकिन क्योंकि तसार का रूल था और तसार ने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण वर्जित किया था, तो हेंस दिस सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी वाज आल्सो कंसीडर्ड टू बी एन इलीगल पार्टी. क्लियर है? ओके. सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट्स.
तो डेमोक्रेट्स थे भाई साहब, सोशल डेमोक्रेट्स थे। डेमोक्रेसी मतलब अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है और सोशलिस्ट मतलब अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो इन दोनों के बीच में भाई साहब मतभेद था, किसको लेकर? पीजेंट्स को लेकर। पीजेंट्स मतलब फार्मर्स को लेकर। लेनिन हु वाज द लीडर फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। तो इनको फील हुआ कि भाई साहब ये जो पीजेंट्स हैं दे वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। एक ग्रुप में ये यूनाइटेड नहीं है, दे आर नॉट यूनाइटेड एज वन ग्रुप। द पार्टी वाज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रैटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पूरी पार्टी में भाई साहब डिवीजन था ओवर द स्ट्रैटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजी पे, ठीक है। Vladimir Lenin, who led the Bolshevik group, thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its members. तो इन्होंने क्या, इनका नाम था व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, और इन्होंने ये फील किया, जाओ घर चले जाओ, जाओ जाओ। व्लादिमीर लेनिन दे फेल्ट दैट, ठीक है, दैट इन द रिप्रेसिव सोसाइटी, आपका रिप्रेसिव सोसाइटी है लाइक द तसारिस्ट रशिया। तो तसार जो थे भाई साहब रशिया के, ये रूलर थे, ठीक है। तो इन्होंने ये फील किया कि पार्टी शुड बी डिसिप्लिन एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। तो ये पार्टी जो है तो डिसिप्लिन होनी चाहिए और कितने लोग हैं और क्वालिटी कैसी है इनकी, ये कंट्रोल होना चाहिए, तभी जाकर मूवमेंट आगे बढ़ेगा। कल ना सीधा घर भेज दूंगा मैं, घर में भेजूंगा, एक टांग पे खड़ा रखूंगा इधर ही, बैठो। ओके, सो व्लादिमीर लेनिन जो थे who had led the बोल्शेविक ग्रुप, ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन को इन्होंने लीड किया था। व्लादिमीर लेनिन thought that in representative society like Tsarist Russia, तो रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी थी भाई साहब, रिप्रेसिव सोसाइटी थी। रिप्रेसिव सोसाइटी मतलब किंग का डोमिनेंस था, किंग की जो मर्जी वही करेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़ो। रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक द तसारिस्ट ग्रुप, ठीक है। जितने भी आपके मेंबर्स होंगे, मतलब इस पार्टी के जो भी मेंबर्स होंगे वो डिसिप्लिन्ड होने चाहिए और क्वालिटी वाले लोग होने चाहिए। देखो इस चीज को समझो, ऐसे समझो अगर अपना क्या कहते हैं, कल उठ के इसने कोई पार्टी बना ली, वेदांत ने कोई पार्टी बना ली, ठीक है, और कुछ लोग, और पावरफुल हो गया भाई साहब, ठीक है, लोग इसको सपोर्ट करने लगे। लेकिन क्या ऐसे लोग भी इसकी पार्टी में होंगे जो अपना काम बनाने के लिए इसका नाम लेते होंगे? मेरा ये काम हो जाना चाहिए वरना ना मैं उनको बुलाऊंगा, फोन करूंगा उनको, है ना। तो ये पार्टी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे आप क्या हो रहे हैं, उससे आप डाइग्रेस हो रहे हैं, उससे आप भाई साहब उस रास्ते से आप हट रहे हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? मे बी द इंटेंशन ऑफ द पार्टी फॉर्मेशन वुड बी समथिंग एल्स, बट व्हाट विल हैपन इफ यू हैव इनडिसिप्लिन्ड मेंबर्स इन द सोसाइटी और इनडिसिप्लिन्ड मेंबर्स इन द पार्टी? व्हाट विल हैपन, दे विल डाइग्रेस यू फ्रॉम द मेन थीम। तो आपका जो मेन मोटिव होगा उससे आपको भाई साहब हटा देंगे, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी रिप्रेसिव सोसाइटी में अगर आपको मूवमेंट करना है तो व्लादिमीर लेनिन वाज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल पीपल, ठीक है। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उनमें इनको बहुत इंटेलिजेंट माना गया है। तो ही सेड दैट, क्योंकि देखो आप इसको सोचिए कि ज्यादा करके उस टाइम पे क्या हो रहा था, जितने भी आपके मोनार्कियल पावर्स हैं उनको ओवरथ्रो करके हम क्या सेटअप कर रहे थे, डेमोक्रेसी, है ना। लेकिन व्लादिमीर लेनिन पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने मोनार्कियल पावर को ओवरथ्रो करके सोशलिस्ट सेटअप किया, ठीक है, सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेटअप किया। सो इट वाज एंटायरली अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसीलिए यहां पे चैलेंज और ज्यादा बड़ा था, ठीक है। रिप्रेसिव सोसाइटी थी, मतलब वहां पे तसार का ही रूल चलता था, तसार की मनमानी चलती थी। ऐसे सोसाइटी में एक नए रेवोल्यूशन को जन्म देना और उसको भाई साहब सुचारू रूप से चलाना जब तक उसका ऑब्जेक्टिव ना हो जाए, ठीक है, जब तक उसका ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रयास था, ठीक है, अपने आप में बहुत मुश्किल काम था। और किसी भी मुश्किल काम को करने के लिए बहुत जरूरी होता है डिसिप्लिन को मेंटेन करना, ठीक है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना। तो इनके हिसाब से अगर पार्टी में डिसिप्लिन नहीं होगी, लोग भाई साहब अपनी मनमानी करते रहेंगे, तो आसानी से तसार इस पूरे मूवमेंट को रिप्रेस कर डालेगा, आसानी से तसार क्या करेगा, इस पूरे मूवमेंट को क्रश कर देगा, ठीक है। सो हेंस देयर वाज अ ह्यूज डिमांड फॉर डिसिप्लिन एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, लोगों का माइंड में ऑब्जेक्टिव क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए किसी भी मूवमेंट में कि उसका एजेंडा क्या है, उस पार्टी का एजेंडा क्या है, क्या अचीव करना है और कैसे अचीव करना है, हाउ इट हैज टू बी अलाइंड इन वन एस्पेक्ट, ठीक है। ऐसे भाई साहब कोई भी देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर आप डाउनफॉल देखोगे, सबसे प्रमुख कारण डाउनफॉल का ये होता है कि सब लोग भाई साहब अलग ही सोच रहे हैं,
ठीक है, ये कुछ और सोचा, ये कुछ और सोचा, ये कुछ और सोचा, एंड दैट ब्रिंग्स अबाउट द डाउनफॉल ऑफ अ पार्टी, ठीक है, दैट ब्रिंग्स अबाउट द डाउनफॉल ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। सो सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडियाज, ठीक है, तो आपका रशियन सोशलिस्ट एक भाई साहब ग्रुप था जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक ग्रुप था, और इन्होंने भाई साहब मार्क्स के आइडिया को, कार्ल मार्क्स के आइडिया को सपोर्ट किया, ठीक है। एंड देयर वाज बेसिकली Lenin felt that peasants, some were poor and others rich, some worked as laborers while others were capitalists who employed these laborers, ठीक है। This was basically Vladimir Lenin and he was one of the most intelligent of all political leaders to have ever existed, ठीक है। Okay. A turbulent time, 1905 revolution, ठीक है। टर्बुलेंट टाइम मतलब क्या था भाई साहब, बहुत ही अफला तफली वाला माहौल हुआ, ठीक है। तो पूरे राष्ट्र में, रशिया में बहुत अफला तफली फैल गई, ठीक है, काफी अफला तफली फैली। रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब जहां पे मोनार्कियल रूल है। तसार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, तो तसार भाई साहब अपने हिसाब से चलता था, उस पे पार्लियामेंट के लॉज, मतलब वो पार्लियामेंट के हिसाब से नहीं चलता था। Tsar used to run by his own, ठीक है। He was not, Tsar was not subject to parliament. Liberals in Russia campaigned to end this state of affairs, ठीक है। तो जितने भी liberals थे भाई साहब रशिया में, ठीक है, campaign to end this state of affairs, तो इन्होंने भाई साहब कैंपेन किया this state of affairs. Social democrats and social revolutionaries, they worked with peasants and workers during the revolution. तो इन्होंने भाई साहब peasants और workers के साथ काम किया। 1904 में क्या हुआ भाई साहब, प्राइसेस ऑफ असेंशियल गुड्स जो है तो राइज होने लगे, ठीक है, असेंशियल गुड्स भाई साहब राइज होने लगे। रियल वेजेस डिक्लाइंड बाय 20%, तो आपका जो वेजेस है, एक तो दो तरफा भाई साहब प्रॉब्लम हो रहा था, एक तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा था और दूसरा क्या हो रहा था, जो लोगों का वेजेस था, पगार था, वो कम हो रहा था, मतलब थिंग्स वेर गेटिंग मोर एंड मोर इनएक्सेसिबल फॉर कॉमन पीपल, ठीक है। रियल वेजेस डिक्लाइंड बाय 20%। मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली, तो वर्कर्स एसोसिएशन जो मेंबरशिप थे, दे रोज ड्रामेटिकली, बहुत बढ़ने लगा, ठीक है। मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली। 110,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक, तो इतने सारे वर्कर्स जो थे भाई साहब, दे वेंट ऑन अ स्ट्राइक, ठीक है, दे वेंट ऑन अ स्ट्राइक, डिमांडिंग अ रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 आवर्स, ठीक है। तो उन्होंने भाई साहब क्या किया, डिमांडिंग द रिडक्शन इन वर्किंग डे टू 8 आवर्स, 8 घंटे का काम उन्होंने डिमांड किया, ठीक है। इंक्रीज इन वेजेस, ठीक है, इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस, ये सारी चीजें वो डिमांड करने लगे, ठीक है। तो दैट वाज व्हाट वाज हैपनिंग। तो रियल वेजेस बेसिकली क्या है, रिफ्लेक्ट्स द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स व्हिच द वेजेस विल एक्चुअली बाय, ठीक है। रियल वेजेस मतलब क्या होता है, देखो समझो अगर आपका लेट्स से किसी मजदूर को हम दिन का पगार दे रहे हैं 100 रुपए, ठीक है, तो रियल वेजेस मतलब क्या होता है, देखो रियल वेजेस, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट आर रियल वेजेस। तो 100 रुपए उसकी पगार है, उसको लेट्स से वो खा रहा होगा, चावल खा रहा होगा, ठीक है, और भाई साहब दाल खा रहा होगा, एक सब्जी खा रहा होगा, ठीक है, और लेट्स से 2 रोटी खा रहा होगा, एकदम मिनिमम अमाउंट ऑफ डाइट अगर वो ले रहा होगा, ठीक है, और इन सब का पकड़े अगर हम, तो लेट्स से इसका आ रहा होगा भाई साहब 90 रुपीज, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो पगार उसको मिल रही है उसमें से सिर्फ 10 ही रुपए बच रहा है। तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस मनी दैट इज अर्निंग टू फुलफिल हिज डेली नीड्स, दैट इज कॉल्ड रियल वेज, ठीक है। अगर समझ लो भाई साहब ये सारा लेकर 200 रुपए तक जा रहा होगा, विल ही बी अर्निंग सफिशिएंट एनफ टू फुलफिल दिस नीड, ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब रियल वेज नहीं हो पाएगा, रियल वेज उसके एक्सपेक्टेशंस को या उसके रिक्वायरमेंट्स को मीटअप नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो रिफ्लेक्ट द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स व्हिच द वेजेस विल एक्चुअली बाय, ठीक है। तो यहां पे भाई साहब लोग रास्ते पे आ गए और काफी सारा भाई साहब रेवोल्यूशन होने लगा, ये रशियन लैंग्वेज में डायलेक्ट में लिखा गया है, ठीक है। एंड दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग इन ह्यूज नंबर्स, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग इन ह्यूज नंबर्स, ठीक है। ब्लडी संडे 1905, ठीक है, ड्राउट 1905 में भाई साहब ड्राउट हुआ, सूखा पड़ा, ठीक है। नेचर भी बेसिकली कभी कभी मूवमेंट्स को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो नेचर ने भाई साहब बोला कि अभी आप इतना आगे बढ़ गए तो हम थोड़ी तकलीफ आपकी और भी बढ़ा दें ताकि आप जोर शोर से इस मूवमेंट को कैरी आउट करें, ठीक है। तो ड्राउट हुआ भाई साहब, सूखा पड़ा। 1904 और 5 जापान और रशिया भाई साहब में चालू हुआ वॉर, ठीक है। ड्राई वेदर कंडीशंस, फेमिन्स हो गया भाई साहब, ठीक है। ड्राई वेदर कंडीशन, फेमिन्स, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हिट हो गए। वीकेंड इकोनॉमी, ठीक है, पीपल बिकेम हेल्पलेस, क्रिएटेड एंटी तसार क्लाइमेट, ठीक है। तो पीपल बिकेम हेल्पलेस,
इकोनॉमी भाई साहब आपकी टूटने लगी, एंड इससे क्या हुआ भाई साहब, तसार के अगेंस्ट में लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़ने लगे, ठीक है। दे स्टार्टेड यूनाइटिंग अगेंस्ट द तसार, ठीक है। फादर गेपन, who was he? Basically he led the workers, common people and intellectuals. Father Gapon led the workers, common people and intellectuals, ठीक है, एक पीसफुल रिवोल्ट के लिए। he led to a peaceful revolt. Soldiers attacked revolters, ठीक है, ठीक है। लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हुआ भाई साहब, ठीक है। तो काफी सारा ह्यूमन लाइफ लॉस हुआ, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लडी संडे, ठीक है। दिस वाज फादर गेपन who was basically a priest, ठीक है। एक चर्च में ये प्रीस्ट थे, और इन्होंने कुछ कॉमन मजदूरों के साथ इस मूवमेंट को भाई साहब आगे बढ़ाया। तो काफी सारा खून खराबा हुआ इस मूवमेंट में। 1905 तसार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और दूमा, ठीक है। जैसे आपने देखा कि अ सिमिलर अटेम्प्ट वाज मेड इन जर्मनी, ठीक है, टू क्रिएट द नेशनल असेंबली, आई एम सॉरी, इन फ्रांस टू क्रिएट द नेशनल असेंबली। तो यहाँ पे भी तसार देख रहा है कि भाई साहब अभी मेरे खिलाफ जा रहे हैं लोग, ठीक है, इनको भाई साहब डेमोक्रेटिक सेटअप का गवर्नमेंट चाहिए, तो लेट्स सपोर्ट इट विदाउट मी लूजिंग माई पोजिशन और विदाउट मी लूजिंग एज एन अथॉरिटी, एज अ किंग, ठीक है। लेट्स सेट अप समथिंग इन बिटवीन सो दैट दे आर ऑल्सो हैप्पी एंड आई ऑल्सो स्टे सेफ, ठीक है। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। ही अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और दूमा। तो उन्होंने बोला कि चलिए भाई साहब एक आप इलेक्शन करवाइए, इस इलेक्शन में लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए चुनिए, और ये भाई साहब एक पार्लियामेंट की तरह रहेगा, जिसको रशिया में क्या बोला जाता था, दूमा, ठीक है। दिस इज नोन एज दूमा, ओके। देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमिटीज मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। मोस्ट कमिटीज एंड यूनियंस वर्कड अनऑफिशियली सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल। क्योंकि भाई साहब 1914 के पहले सारे पार्टी फॉर्मेशन के अटेम्प्ट्स को रशिया में इलीगल माना जाता था, लेकिन ये अंदर ही अंदर भाई साहब ऐसे एसोसिएशंस थे, ठीक है, जो ऊपरी तौर पे खुल्लम खुल्ला नहीं थे, ठीक है, बट ऐसे एसोसिएशंस थे। देयर वर मेनी कमिटी एंड यूनियंस हु वर्कड अनऑफिशियली सिंस दे वर डिक्लेयर्ड एज इलीगल। इनको भाई साहब इलीगल डिक्लेयर किया गया था, इसीलिए दे वर्कड अनऑफिशियली। सिवियर रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस इन पे डाला गया, ठीक है, ऑन देयर पॉलिटिकल एक्टिविटी। तसार डिसमिस्ड द फर्स्ट दूमा विद इन 75 डेज। तो इन्होंने भाई साहब पहला दूमा जो बना 75 दिनों में इसको डिसॉल्व कर दिया। विद इन द फर्स्ट 75 डेज ही डिसमिस्ड इट, ठीक है, पूरा डिसॉल्व कर दिया इन्होंने, ओके। री इलेक्टेड सेकेंड दूमा विद इन 3 मंथ्स। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो, व्हाई इज ही डूइंग इट? तो उसकी पावर कैसे बचाने के लिए? नहीं, लेकिन ये किसी चीज को आपने क्रिएट किया और लगभग 2.5 महीने में आपने उसको डिसॉल्व कर दिया। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, उसको भारी पड़ रहा था? नहीं, भारी पड़ रहा था नहीं, वो ज्यादा पावर में ना आए, ठीक है। आप जो भी चीज पुरानी होती जाएगी ना, वो ज्यादा पावर में आती जाएगी, लोगों का कॉन्फिडेंस जीतती जाएगी। उसको आप जितना नया रखेंगे, लोगों का कॉन्फिडेंस उस पर नहीं रहेगा, ठीक है। तो जैसे आप अगर देखोगे आज से लेट्स से 10 साल पहले मोदी गवर्नमेंट आई, तो लोगों का अरे पता नहीं क्या करने वाले हैं, ठीक है। पहले 6-7 महीने तो लोग डाउट में रहते हैं कि कुछ होने भी वाला है देश का, पता नहीं कुछ तरक्की होगा भी, ऐसा टाइप का डाउट आएगा। कभी भी जब नया गवर्नमेंट आता है तो लोगों के माइंड में बहुत सारा डाउट आता है कि वेदर दे विल बी एबल टू सक्सेसफुली रन द नेशन, ठीक है। तो अगर हम किसी गवर्नमेंट को पुराना होने देंगे तो वो उसके पावर्स बढ़ेंगे, लोगों का काम करेगी वो, और लोगों का हम पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसीलिए तसार ने क्या किया भाई साहब, इसको पुराना ही नहीं होने देंगे, 2.5 महीने में इसको डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। तसार डिसमिस्ड द फर्स्ट दूमा इन 75 डेज, री इलेक्टेड सेकेंड दूमा विद इन 3 मंथ्स। 3 महीने में फिर से एक सेकेंड दूमा लिया। He changed the voting laws and packed the third Duma with conservative politicians. तो आपने देखा है भाई साहब 3 टाइप के लोग थे, एक थे लिबरल्स, ठीक है, और क्या था भाई साहब, एक थे कंजर्वेटिव्स और एक थे भाई साहब रेडिकल्स, ठीक है। ये कंजर्वेटिव्स कौन थे? जो पुराने तौर तरीके को सपोर्ट करते थे, राजा महाराजाओं का जो तौर तरीका है उसको सपोर्ट करते थे, थोड़ा बहुत चेंज के साथ, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, चेंज लाया, 3 महीने में नया दूमा बनाया और उस दूमा में कंजर्वेटिव लोगों से भर दिया, ठीक है। ही बेसिकली फिल इट अप विद कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज वेर केप्ट आउट, ठीक है। तो रेडिकल्स को और लिबरल्स को भाई साहब अलग रखा, ठीक है। सो दिस वाज द दूमा, ठीक है, दैट ही कंस्ट्रक्टेड। ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर। इनको भाई साहब अपना कुछ भी क्वेश्चनिंग नहीं चाहिए था, या ही अपने पावर में कोई रिडक्शन चाहिए था,
किसका? तसार का, ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, ठीक है। तो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 में। 1914 से कब तक हुआ भाई साहब? 19 तक, ठीक है। पहला वॉर हुआ 1914 से 1919 तक, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 1945 तक। यूरोप में ज़्यादा करके जितने भी पावरफुल नेशंस थे, उसमें अगर आप देखोगे तो मोनार्कियल रूल बहुत पहले ओवरथ्रो हो चुका था। एक रशिया में देखो 1914 तक चल रहा है, अभी भी मोनार्कियल रूल चल रहा है, ठीक है। इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद द मोनार्कियल रूल, ठीक है। फिर तो रशिया वाज वन ऑफ द पावरफुल इकोनॉमीज इन विच मोनार्कियल रूल वाज स्टिल प्रेवलेंट, ठीक है। ओके, अलाइड पावर्स हुए भाई साहब, इसमें कौन कौन से थे भाई साहब? ब्रिटेन, ठीक है, देन वी हैव फ्रांस, देन वी हैव रशिया, एंड देन सेंट्रल पावर में कौन कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ओटोमन टर्की, ठीक है। तो ये भाई साहब इन दोनों के बीच में आपके वर्ल्ड वॉर हुए। कुछ कंट्रीज ने इनको ज्वाइन किया, कुछ कंट्रीज ने इनको ज्वाइन किया। अमेरिका भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा था, ठीक है। ओके, सो ऑटोमन टर्की वॉर ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंसेस। अलायंसेस मतलब संगठन, ठीक है। ये एक ग्रुप बना, ठीक है। दिस वाज वन ग्रुप ऑफ कंट्रीज एंड दिस वाज द अदर ग्रुप ऑफ कंट्रीज, जिनके बीच में भाई साहब वॉर हुआ, अलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स। और ये वॉर बहुत दिनों तक चला, 1914 से 1919 तक। ऑन दिस लेड टू मैसिव डिस्ट्रक्शन, a massive loss of property as well as life, ठीक है। तो लॉस ही लॉस हुआ भाई साहब। वॉर वाज फॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप, तो बाहर भी फॉट हुआ ये, और इन यूरोप में भी फॉट हुआ, ठीक है। जैसे कुछ कुछ कंट्रीज है, पोलैंड में वॉर फॉट हुआ, ठीक है। पोलैंड जब जो कि मतलब इन कंट्रीज का पार्ट नहीं था, कहीं कहीं पे भाई साहब आउटसाइड यूरोप भी ये वॉर फॉट हुआ, और इनसाइड यूरोप भी। कोई मतलब ये नहीं था कि यहाँ पे हमको फाइट करना है, जहां पे भी आर्मीज भिड़ गए भाई साहब वहीं पे वॉर चालू, ठीक है। So the war was fought at different zones. Okay, Russia. War was initially popular and people rallied around Tsar Nicholas II. तो पहले तो भाई साहब वॉर बहुत पॉपुलर था, ठीक है। जब भी वॉर चालू होता है लोगों को बहुत होप्स होते हैं, चाहे जीतने वाली कंट्री हो चाहे हारने वाली कंट्री हो, दे हैव हाई होप्स दैट दे विल विन एंड दे विल बेसिकली रूल द अदर कंट्री एंड दे विल बेनिफिट फ्रॉम द वॉर। बट देन एज एंड व्हेन टाइम गोज बाय दे सी अ मैसिव डिस्ट्रक्शन गोइंग अराउंड, ठीक है। और फिर वॉर जो है तो टूटने लगता है। ओके, वॉर वाज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड तसार निकोलस II। तो तसार निकोलस II के मतलब सब लोग उसके आजू बाजू उसको सपोर्ट करते हुए इस वॉर में झपट पड़े, ठीक है। ओके, वॉर कंटिन्यूड दो द तसार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द दूमा। तो वॉर चलता रहा भाई साहब, और जो मेन पार्टीज थी दूमा में तसार ने उनके साथ कंसल्ट नहीं किया। हालांकि दूसरे दूमा में तसार ने कंजर्वेटिव्स को ही डाला था, लेकिन उनसे भी वो कंसल्ट करना मतलब उचित नहीं समझते थे, ठीक है। तसारिना अलेक्जेंड्रा जर्मन ओरिजिन्स एंड पुअर एडवाइजर्स, स्पेशली अ मॉन्क कॉल्ड रास्पुटिन, मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर, ठीक है। अभी ये तसार निकोलस जो थे, इनकी वाइफ जो थी वो जर्मनी से थी, ठीक है, और रॉयल परिवार से थी वो भी, ठीक है। और जर्मनी उस टाइम पे अलाइड पावर्स में था भाई साहब, ठीक है। ये लोग दूसरे कंट्री में और ये लोग दूसरे कंट्री में, तो जर्मन इनका भाई साहब क्या था? दुश्मन था। और जर्मन के ही एक इनका भाई साहब एक एडवाइजर था, मॉन्क जिसको बोलते हैं, मतलब साधु टाइप के होते हैं ना, बाबा जी टाइप के, ठीक है, जिनका नाम था रास्पुटिन, ठीक है। और रास्पुटिन जो था वो इनको जर्मनी को विन कराने के लिए एडवाइजेस दे रहा था। क्या ये समझ में आ रहा है? षड्यंत्र समझ में आ रहा है भाई साहब? ये तसार निकोलस है भाई साहब, इनकी जो वाइफ है, ठीक है, शी इज बेसिकली व्हाट? जर्मन, ठीक है। और ये जिनको मानते थे वो थे रास्पुटिन, और रास्पुटिन इनको एडवाइस दिया करता था। और ये एडवाइसेस किसके लिए था भाई साहब? जर्मन को फेवर करने के लिए, जर्मनी को वैसा फेवर कर रहा था। तो इसीलिए भाई साहब तसार जो है अनपॉपुलर होता गया, ठीक है। तसार, क्योंकि देखो हम आज की तारीख में भी हम क्या बोलते हैं कि भाई साहब किसी एक पार्टी के जो लीडर हैं या जो प्रेसिडेंट हैं वो इटली से हैं, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, ठीक है। तो शी डजंट हैव इंडियन ओरिजिन,
तो लोगों का ऑटोमेटिकली भाई साहब एक एक जाता है कि नहीं भाई ये इंडियन तो नहीं है ना, सो हाउ विल शी अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम्स। ऐसा आज की तारीख का मैं बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे भी यही था भाई साहब, हमारे दुश्मन देश की कन्या है ये, ठीक है, और ये जिसको मान रही है रास्पुटिन, ही इज ऑल्सो सपोर्टिंग जर्मनी, ठीक है। सो दिस मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। लोगों में भाई साहब एक ये फैलने लगा कि कहीं ये भाई साहब हम जानबूझ के वॉर तो नहीं हार रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जर्मनी रेड है भाई साहब, ठीक है। So she was his wife and this was the person whom they followed, ठीक है, मतलब एक होते हैं ना कुल गुरु टाइप के, ठीक है, तो इनको भाई साहब फॉलो किया जा रहा था। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेड टू मैसिव डिस्ट्रक्शन, ठीक है। इनको क्या बोलते थे हम, ट्रेंचेस होते थे, देखो इस तरीके के ट्रेंचेस होते थे। तो आर्मी तो ज्यादा करके उस टाइम पे आपका न्यूक्लियर वेपनरी नहीं था वहां पे, मतलब मिलिट्री और नेवी ये सब में फाइट होता था, ठीक है। तो ये ग्राउंड में ऐसे ट्रेंचेस डाले जाते थे और यहां से भाई साहब गोलियां चलाई जाती थी या जो भी अटैक्स हुआ करते थे, ठीक है। सो ईस्टर्न फ्रंट, अभी ईस्टर्न फ्रंट में डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑफ द वेस्टर्न फ्रंट। ईस्टर्न फ्रंट, इन द ईस्ट आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेच्ड अलोंग ईस्टर्न फ्रांस। तो ये जो मैंने आपको दिखाया, ट्रेंचेस क्या होते थे, बड़े बड़े लैंडस्केप्स में ऐसे बड़े बड़े गड्ढे कहा जाते थे और उन गड्ढों में वैसा वैसे आदमी छिपे हुए होते थे, ठीक है, और वहां से अटैक होता था। दीज वर बेसिकली ट्रेंचेस, और वो ट्रेंचेस आज की तारीख में भी हैं, ठीक है। आज की तारीख में भी बहुत सारे लोग इन जगहों को विजिट करते हैं फॉर हिस्टोरिकल पर्पसेस। दिस ट्रेंचेस आर स्टिल देयर, ठीक है, दे हैव नॉट बीन यू नो, मतलब वहां पे कोई घर नहीं बनाया गया है या और कुछ नहीं बनाया गया है, ट्रेंचेस आर स्टिल देयर, ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना कि आर्मी या पुलिस वो सैंड बैग्स के पीछे खड़ी रहती है ऐसे, ठीक है, तो उनके डिफेंस के लिए ट्रेंचेस उनके डिफेंस के लिए था। दीज वर बेसिकली लॉन्ग ट्रेंचेस, ठीक है। आप अगर वॉर रिलेटेड मूवीज देखोगे, मतलब पहले के जो वॉर रिलेटेड मूवीज हैं, तो उसमें आपको ये ट्रेंचेस बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। कभी कभी ट्रेंचेस में पानी भर जाता था, जो सोल्जर्स होते थे वो हमेशा वो बूट पहनते थे ऐसे बड़ा बड़ा वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें वैसा मरे हुए चूहे, मरे हुई लाशें, ठीक है, और पानी, ये सब बहुत गंदा एनवायरमेंट था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एन एनवायरमेंट टू एक्चुअली सर्वाइव, ठीक है। शुरू के तौर पे भाई साहब लोग जोश में रहते हैं, लेकिन कभी कोई वॉर अगर 4-5 साल खिंच जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं उससे, ठीक है। एवरीबडी गेट्स फेड अप, इवन द फाइटिंग आर्मीज आल्सो गेट फेड अप, ठीक है। इन द वेस्ट आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस, ठीक है। तो ऐसे भाई साहब ट्रेंचेस हुआ करते थे, देखो ऐसा लंबा सा भाई साहब ट्रेंच गड्ढा खोदा जाता था, इसके अंदर भाई साहब आर्मीज अपनी पोजीशन लेकर बैठे रहते थे, ठीक है। दोस ट्रेंचेस दैट स्ट्रेच्ड अलोंग द ईस्टर्न फ्रांस, ठीक है, तो ईस्टर्न फ्रांस में पूरे रीजन पे भाई साहब ये स्ट्रेच था। इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल्स लीविंग लार्ज कैजुअलिटीज, ठीक है। तो बड़े बड़े कैजुअलिटीज होते थे, कैजुअलिटीज मतलब लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है, तो काफी लोग मारे जाते थे। देयर वेर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाय 1917, 7 मिलियन लोग मर गए थे, ठीक है, बाय 1917। 1914 से 1990 तक ये वॉर चला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और लगभग 7 मिलियन लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वर्ल्ड वॉर के चक्कर में मारे गए थे, ठीक है। कैजुअलिटीज मतलब डेथ। रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड। अभी कैसा होता था देखो, मतलब बड़ा ही अनोखा टाइप का वॉर है ये, ठीक है। अभी समझो ये रशिया का एम्पायर है, ठीक है, और यहाँ पे एनिमीज घुस गई हैं, ठीक है, और लेट्स से एनिमीज भाई साहब यहाँ पे हैं, ठीक है, क्लियर, ऐसे घुसते जा रहे हैं एनिमीज रशियन टेरिटरी में। इन लोग क्या करेंगे, बिफोर द एंट्री ऑफ एनिमीज दे विल डिस्ट्रॉय एवरी एग्रीकल्चरल क्रॉप, और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे लोग, एकदम तबाह कर देंगे, ताकि अगर एनिमीज घुस भी जाएं तो यहाँ पे रह ना पाए, उनको या तो पीछे हटना पड़े या तो आगे जाना पड़े, और आगे इनको घेर लेंगे ये, ठीक है। सो अगर भाई साहब क्रॉप्स होंगे, भाई साहब फील्ड्स होंगी, तो लोग भाई साहब खाना वाना करके भाई साहब आराम से आगे आगे चलेंगे, ठीक है। सो रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स, तो जितना भी यहाँ पे क्रॉप्स और बिल्डिंग्स रहेगा पहले से ये डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है, टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड, ठीक है। तो मतलब कैसे, मतलब उनके पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे, या तो आगे बढ़ते रहो या तो वैसा पीछे हट जाओ, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू ओवर 3 मिलियन रेफ्यूजीज इन रशिया। अभी क्रॉप्स कौन कल्टीवेट करता था, फार्मर्स। ये जो क्रॉप्स थे, इनके आजू बाजू जो बिल्डिंग्स थे उन पे कौन रहते थे भाई साहब, फार्मर्स एंड पीजेंट्स। तो इनके लिए तो ये तो बेघर हो गया ना भाई साहब। रशिया अपना देख रहा है भाई साहब कि कैसे इस वॉर को जीता जाए, लेकिन अंदर ही अंदर जो भाई साहब आपके पीजेंट्स और फार्मर्स की जमीनें तबाह हो रही हैं या उनके बिल्डिंग्स गिर रहे हैं, उस पर उनकी नजर नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। दे आर लुकिंग फॉर अ बिगर कॉज, ठीक है। सो ये जो बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है, लोगों को घर छोड़ना पड़ा या अपने घर को त्याग करना पड़ा, ठीक है, या अपने एग्रीकल्चर लैंड की आहुति देनी पड़ी, दिस वाज
3 million refugees. You understand the term refugees? Refugees means मतलब जिनका भाई साहब कोई लैंड ना हो, जिनका भाई साहब कोई प्रॉपर्टी ना हो, they are called refugees. ठीक है, 3 million refugees were created. That was a huge number. ठीक है, war also had a severe impact on industry. Russia's own industries were few in number and the country was cut off from other supplies of industrial goods by German control of the Baltic Sea. तो Baltic Sea में से काफ़ी सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होकर आती थी और रशिया में आती थी, लेकिन क्योंकि जर्मनी ने पूरा बाल्टिक सी पे अपना दबदबा बना लिया था, इसीलिए उनको सप्लाईज नहीं मिल रही थी. दे वर नॉट गेटिंग देयर सप्लाईज. ठीक है, 1960 रेलवे लाइंस बिगैन टू ब्रेक डाउन. ठीक है, रेलवे लाइंस भाई साहब ब्रेक डाउन होने लगे. अरे भाई साहब इतना ब्लास्ट वस्ट होगा, इतना भाई साहब तबाही मचेगी, तो रेलवे लाइंस क्या ही चलेंगे. ठीक है, सो जिस तरह से आपके रेलवे लाइंस का ब्रेक डाउन होने लगा, दे स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन. ठीक है, What else happened? Small workshops producing essentials were shut down. तो जो छोटे छोटे वर्कशॉप होते थे जिसमें लाइफ के एसेंशियल गुड्स मैन्युफैक्चर होते थे, वो सब शट डाउन होने लगे. ठीक है, लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वेर सेंड टू फीड द आर्मी. सो ऑब्वियसली इतना जितना भी आपका भाई साहब ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा था, एक तो भाई साहब फेमिन का जमाना था, मतलब काफी सारा सूखा पड़ा हुआ था. जितना भी ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा था, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा वो जा रहा था आर्मीज को फीड करने में. ठीक है, राइट्स एट ब्रेड शॉप्स वेर कॉमन. सो ब्रेड शॉप्स में राइट्स होने लगे भाई साहब. ये देखो भाई साहब भीड़. ठीक है, ब्रेड शॉप्स में देयर वर राइट्स दैट वर हैपनिंग. ठीक है, राइट्स दैट वर हैपनिंग. ओके, सो दीज वर द थिंग्स दैट वर हैपनिंग. रशियन सोल्जर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो अगर आप देखोगे, दिस आर द रशियन सोल्जर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो अ वेरी पैथेटिक सिचुएशन वाज क्रिएटेड, क्योंकि वॉर से किसी को बेनिफिट नहीं होता है, चाहे कोई कंट्री जीते या हारे. लॉस ऑफ लाइफ और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी विल हैपन if you are participating in a war. ठीक है, तो ऑब्वियसली भाई साहब रशिया में बहुत बड़ी पैमाने पे दहशत हुई. Okay, now we'll talk about the February Revolution in Petrograd. Petrograd is basically a place in Russia. ठीक है, तो यहाँ पे February Revolution हुआ. The February Revolution in Petrograd. Okay, in 1917 conditions in the capital Petrograd were grim. Grim मतलब बहुत sad सा condition था Petrograd. ठीक है, कैपिटल सिटी थी भाई साहब ये. फूड शॉर्टेजेस were deeply felt in the workers quarters. ठीक है, तो जो लोग वर्कर्स थे, जो शहर में बसे थे, उनके उधर फूड का शॉर्टेज होने लगा. फूड के शॉर्टेज के क्या क्या कारण होंगे? एक तो भाई साहब आपका प्राइस में राइज होना, वेजेस में डिक्रीज होना, और तीसरा आपका भाई साहब फेमिन्स हुआ था, और चौथा वॉर. ठीक है, ये सारे चीजों के लिए भाई साहब इंपैक्ट तो होगा ही. तो देयर वर सीवियर शॉर्टेजेस ऑफ फूड्स. ठीक है, दैट वर फेल्ट. Parliamentarians wishing to preserve elected governments were opposed to the Tsar's desire to dissolve the Duma. क्या मुस्कुराते हुए. ओके, पार्लियामेंटेरियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट. तो जो भी पार्लियामेंटेरियंस थे जिन्होंने क्या बनाया था, दूमा बनाया था, वेर अपोज्ड टू द तसार्स डिजायर टू डिसॉल्व द दूमा. ठीक है, तो दे वर अपोज्ड. तो पार्लियामेंटेरियंस ने बोला भाई साहब नहीं नहीं, दूमा को डिसॉल्व मत करो. ठीक है, दूमा को डिसॉल्व मत कीजिए. तो इनको भाई साहब क्या चाहिए था, काम करेंगे नहीं, फोकट का पगार तोड़ेंगे ये. ठीक है, सो पार्लियामेंट्स हु वर विशिंग टू प्रिजर्व द इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज्ड टू तसार्स ऑफ डिसॉल्विंग द दूमा. 22nd of February, lockout took place at a factory on the right bank. Workers in 50 factories called a strike in sympathy. ठीक है, तो स्ट्राइक कॉल किया गया. ठीक है, ये जो स्ट्राइक का ट्रेडिशन है यहां से चालू हुआ है. ठीक है, वर्कर्स स्ट्राइक कर सकते हैं और इनके स्ट्राइक से प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है. ठीक है, ये रशिया से चालू हुआ है. आज की तारीख में भी आप देखोगे जो ऐसे जगह हैं जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक्टिवेट है. तो जैसे आपका अगर देखोगे वेस्ट बंगाल एरिया में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक्टिव रही है बहुत सालों तक. ठीक है, अभी तो फिर तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी है, लेकिन पहले स्टेट गवर्नमेंट में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी. अप्रॉक्सीमेटली 30 साल तक उन्होंने राज किया. ठीक है, वेस्ट बंगाल के ऊपर 30-35 साल तक उनको कोई हरा नहीं पाया. और मतलब वहाँ पे कैसा कल्चर था कि भाई कुछ भी हो गया स्ट्राइक, कुछ भी हो गया स्ट्राइक, मतलब हफ्ते में 2 दिन तो बंद आपका तय है.
हफ्ते में एक दिन बंद, 2 दिन बंद तो होना ही होना है, ठीक है। सो ये बड़ा मतलब एक ऐसा कल्चर है कम्युनिज्म का, ये एक ऐसा कल्चर है कि भाई साहब इनके हिसाब से वर्कर्स एंड पीजेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। द मोमेंट देयर इज अ वायलेशन ऑफ देयर राइट्स दे कैन कॉल ऑफ अ स्ट्राइक कलेक्टिवली, और जैसे ये स्ट्राइक कॉल आउट करते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, या इवन गवर्नमेंट, दे ऑल गेट इंपैक्टेड, ठीक है। सो स्ट्राइक का जो एक प्रोसीजर है दैट स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ठीक है। आज की तारीख में भी वो कुछ स्टेट्स में बहुत ज्यादा प्रचलित है। लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। द फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक मतलब यहाँ के एम्प्लॉयज ने क्या किया, मैसिव नंबर्स में स्ट्राइक किया, ठीक है। वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी, वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स, ठीक है। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है। यही आपका आगे चलकर भाई साहब इंटरनेशनल वुमेन्स डे के नाम पे सेलिब्रेट होता है, ठीक है। दिस इज नोन एज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ओके। सो द पेट्रोग्राड सोवियत मीटिंग इन डूमा, दैट इज फरवरी 1917। तो इतने लोग भाई साहब देखिए आपका डूमा मीटिंग में असेंबल हुए हैं। सो मेनी पीपल हैव असेंबल्ड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस। 25th of February द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा। फिर से भाई साहब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने मतलब तसार ने, ठीक है, तसार ने फिर से डूमा को सस्पेंड कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसको अभी खतरा दिख रहा था। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर, सब लोग भाई साहब इसके अगेंस्ट में बोलने लगे, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न्ड इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26th, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटर्स भाई साहब वापस जाने लगे। 27th of February को भाई साहब क्या हुआ, पुलिस हेडक्वार्टर्स वेयर रैंसैक्ड। रैंसैक्ड मतलब भाई साहब पुलिस हेडक्वार्टर में लोगों ने सीधा डायरेक्ट अटैक कर दिया, ठीक है, दे वर रैंसैक्ड। स्ट्रीट्स thronged with people raising slogans about bread, wages, better hours and democracy, ठीक है। तो स्ट्रीट्स में भाई साहब भीड़ जमा होने लगी, ठीक है, और लोग स्लोगन्स रेज करने लगे अबाउट ब्रेड, अबाउट वेजेस, अबाउट बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। जो भी भाई साहब वर्कर रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट। गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन। तो इन्होंने फिर से भाई साहब कैवलरी को बुलाया, कैवलरी मतलब आर्मी, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन। कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स। अभी प्रॉब्लम ये हुआ कि कैवलरी ने बोला कि भाई हम आपका काम तो करेंगे लेकिन हम डेमोन्स्ट्रेटर्स पे फायर नहीं चलाएंगे, वी विल नॉट फायर देम, ठीक है, बिकॉज दे आर आवर फेलो बींग्स ओनली, हमारे देश के लोग हैं, इनको क्या ही मारना, ठीक है। ऑफिसर वाज शॉट एट द बैरक्स ऑफ रेजिमेंट, एक ऑफिसर को मार दिया गया। सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल इन द सेम बिल्डिंग एज द डूमा मेट। तो भाई साहब जितने भी सोल्जर्स थे प्लस स्ट्राइकिंग वर्कर्स, दे हैड गैदर्ड इन द सेम बिल्डिंग टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल इन द सेम बिल्डिंग एज द डूमा मेट। तो यहाँ पे भाई साहब सब गैदर हुए थे इन ऑर्डर टू फॉर्म अ सोवियत। 28th of February डेलीगेशन वाज सेंट टू सी द तसार। एक डेलीगेशन बनाई गई, एक टीम बनाया गया टू सी और मीट द तसार। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट। तो उन्होंने बोला भाई साहब आप एक काम कीजिए, छोड़ दीजिए, मतलब मोनार्कियल रूल आप छोड़ दीजिए, ठीक है। 2nd of March सोवियत लीडर्स एंड डूमा लीडर्स फॉर्म द प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। तो जितने भी सोवियत के लीडर्स थे और डूमा के लीडर्स थे, दे फॉर्म द प्रोविजनल गवर्नमेंट। सो इन्होंने भाई साहब एक प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म किया टू रन द कंट्री। Okay, Russia's future world will be decided by a constituent assembly. पेट्रोग्राड had led the February Revolution. पेट्रोग्राड में भाई साहब फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का जन्म हुआ। Okay, after February, army officials, landowners and industrialists were influential in the provincial government. तो provincial government जो सिलेक्ट हुआ था, इनमें जितने भी आर्मी ऑफिशियल्स थे, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वेर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वे रिमूव। तो जितने भी रेस्ट्रिक्शंस अभी तक थे पब्लिक मीटिंग्स पे या एसोसिएशन फॉर्म करने पे या पार्टी फॉर्म करने पे, ये सारी चीजें भाई साहब रिमूव हो गई, ठीक है। अप्रैल 1917 बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल। अच्छा, इसके बीच में व्लादिमीर लेनिन को तसार ने एग्जाइल में भेज दिया था। एग्जाइल मतलब उस टाइम पे क्या होता था, देखो अगर किसी पॉलिटिकल लीडर को हम डायरेक्टली मार डालें, उसको एग्जीक्यूट कर दें, उसको फांसी दे दें, तब बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। सारे जितने भी उसके लोग फॉलोअर्स होंगे, दे विल राइज अप इन म्यूटिनी, और उसको कोई रिप्लेस करवा देगा, ठीक है, माहौल गर्म हो जाएगा। तो उसके मतलब पहले के जमाने में एक और तरीका था, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते थे उनको एग्जाइल में भेज दिया जाता था, किसी ऐसे आइलैंड में भेज दिया जाता जहां कोई ना रहे,
काला पानी की सजा सुना है आपने, ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स को भाई साहब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भेज दिया जाता था। ये तो खैर और बात है कि उनको प्रिजन में रखा जाता था, लेकिन ऐसा एग्जाइल में भेज दिया जाता था, ऐसे बैरन आइलैंड में भेज दिया जाता था जहां पे वो खुद ही रहें, खुद ही मैनेज करें। दे वर नॉट किल्ड बट दे वर सेंट टू एग्जाइल। तो व्लादिमीर लेनिन को भी भाई साहब एग्जाइल में भेज दिया गया था बाय द तसार, बट ही रिटर्न फ्रॉम हिज एग्जाइल वंस दिस वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। Bolshevik leader Vladimir Lenin returned to Russia from his exile, ठीक है, और opposed the war, he opposed the war, he felt it was time for Soviets to take over power। तो इन्होंने बोला कि भाई साहब अभी तसार का रूल भाई साहब गया, now let's take over the power, ठीक है, we will take over the power for Soviet Russia। He declared that the war he brought to a close, land be transferred to the peasants and banks be nationalized। तो इन्होंने बोला कि भाई साहब द वॉर बी बॉट टू अ क्लोज, ये वॉर खत्म करो भाई साहब, ठीक है। लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, और जितने भी लैंड है वो पीजेंट्स को ट्रांसफर हो, एंड बैंक्स बी नेशनलाइज, जितने भी बैंक्स हो उनमें नेशनलाइज्ड बैंक्स हो जाएं, ऑल बैंक्स बी कन्वर्टेड इनटू नेशनलाइज्ड बैंक्स, ठीक है। He also argued that the Bolshevik party renamed itself the Communist Party to indicate its new radical aims। तो बोल्शेविक पार्टी का भाई साहब नाम चेंज हुआ एंड इट वाज चेंज टू कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो दीज वर द चेंजेस। मोस्ट अदर्स इन द बोल्शेविक पार्टी वेर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस। They thought that the time was not yet ripe for the socialist revolution and the provisional government needed to be supported। तो बहुत सारे लोगों में ये डाउट था कि लेनिन कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि लेट्स से दे फेल्ट दैट इट वाज नॉट द राइट टाइम। दे स्टिल बिलीव दैट पार्लियामेंट से हम कुछ अचीव कर पाएंगे, ठीक है, जो दूमा है या पार्लियामेंट है, इस तरह की प्रोसीडिंग से हम कुछ अचीव कर पाएंगे। दे स्टिल बिलीव ऑन दीज थिंग्स, ठीक है, बट लेनिन बिलीव नो दिस इज द राइट टाइम। समर वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। तो ये जो आपका पूरा रशिया था इसमें ज्यादा करके, अरे तुम ये क्या अंगड़ाई ले रहे हो भाई साहब, ओके। वर्कर्स मूवमेंट स्टार्टेड स्प्रेडिंग, वर्कर्स मूवमेंट स्टार्टेड स्प्रेडिंग। इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमिटीज वेर फॉर्म, इंडस्ट्रियल एरियाज फॉर्म हुए भाई साहब, फैक्ट्री कमिटीज बनने लगी। ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर, सोल्जर कमिटीज वेर फॉर्म्ड इन द आर्मी। ये सारे चेंजेस फटाफट भाई साहब होने लगे। जून में भाई साहब क्या हो गया, अबाउट 500 सोवियट्स सेंड रिप्रेजेंटेटिव्स टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, ठीक है। तो 400 सोवियट्स जो थे दे सेंड रिप्रेजेंटेटिव्स टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, ठीक है, इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे। प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस, प्रोविजनल गवर्नमेंट की पावर रिड्यूस हो गई। बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रू। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट थी, जो तसार ने बनाई थी, इसके पावर भाई साहब रिड्यूस होने लगे, लोगों का भरोसा उठ गया इस पे। नाउ बोल्शेविक रेवोल्यूशन वाज गेनिंग मोमेंटम एंड पीपल वेर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द बोल्शेविक रेवोल्यूशन दैट वाज लेड बाय लेनिन, ठीक है, ओके। इसका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगैन अरेस्टिंग लीडर्स। तो ये भाई साहब लीडर्स को अरेस्ट करने लगा, ठीक है। इट peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of land। peasants seized land between July and September 1917। तो अभी जो peasants थे, जो farmers थे, they started seizing land, they started capturing land between July and September 1917, ठीक है, okay। So this was a Bolshevik image of Lenin addressing workers in April 1917। So he's basically addressing workers, ठीक है, और workers पे ये movement चला, वर्कर्स पे, पीजेंट्स पे, फार्मर्स पे। दे वर द बिगेस्ट सपोर्टर्स ऑफ दिस मूवमेंट, दे वर द बिगेस्ट सपोर्टर्स ऑफ दिस एंटायर रेवोल्यूशन, ठीक है। पूरे रेवोल्यूशन को रशिया में इन लोगों ने ज्यादा करके सपोर्ट किया। दैट इज हाउ इट गेन मोमेंटम, ओके। द जुलाई डेज अ प्रो बोल्शेविक डेमोन्स्ट्रेशन ऑन 17th of July 1917 being fired upon by the army। तो भाई साहब ये बोल्शेविक रेवोल्यूशनरीज हैं और इन पे भाई साहब गोलियां चल रही हैं, आर्मी बेसिकली गोली चला रही है, ठीक है। दैट वाज अ स्नैप दैट वाज टेकन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो दे आर रनिंग हेल्टर एंड स्केल्टर एंड द आर्मी इज बेसिकली थ्रोइंग बुलेट्स एट देम, ओके ओके ओके। ओके, सो व्हाट ऑल चेंजेस हैपेंड आफ्टर अक्टूबर, ठीक है, क्या क्या चेंजेस हुए भाई साहब अक्टूबर के बाद। व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, बोल्शेविक्स वे टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और आज की तारीख में भी सोवियत रशिया में किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है।
जमीन आपके नाम नहीं हो सकती, आप उसको लीज पे ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज में कोई भी चीज आपके नाम पे नहीं हो सकती। सो बोल्शेविक्स वे टोटली अपोज्ड टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वेर नेशनलाइज, ज्यादा करके जितने भी इंडस्ट्रीज थे और बैंक्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज मतलब अभी गवर्नमेंट ने उनको ओवरटेक कर लिया, गवर्नमेंट इज गोइंग टू रन द शो, ठीक है। So these banks and these were all nationalized. Land was declared social property and peasants were allowed to seize the land of the nobility. तो लैंड को भाई साहब सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया और जितने भी नोबिलिटी थे, नोबिलिटी मतलब किंग के लोग थे जो अनायास इन लैंड के ओनर्स थे, उनसे ये लैंड सीज किया जाने लगा, ठीक है। these pieces of land started to be seized, ठीक है, by them, ठीक है। तो ये भाई साहब छीना जाने लगा, ओके। बोल्शेविक्स एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। एनफोर्स द पार्टीशन, जो बड़े बड़े हाउसेस थे उनको भाई साहब काट के छोटे छोटे हाउसेस में कन्वर्ट करना एज पर द फैमिली रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। बैन द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी, मतलब जैसे बोलते हैं ना नवाब, ये भाई साहब महाराज, ये सब जो टाइटल्स हुआ करते थे रशिया में, उन सबको बैन कर दिया गया, ठीक है। ऑल दीज earlier titles which were basically demonstrating authority, which were demonstrating kingship or which were demonstrating nobility were all banned, ठीक है। ये सारों को भाई साहब बैन कर दिया गया, okay। To assert the change, new uniforms were designed for the army and officials following a clothing competition organized in 1918 when Soviet hat, ठीक है, जिसको हम बीडोनोकोवा बस बोलते हैं, that was chosen। तो ये भाई साहब एक आर्मी का ड्रेस डिजाइन किया गया। बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, तो बोल्शेविक पार्टी को क्या रीनेम किया गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। नवंबर 1917 बोल्शेविक्स कंडक्टेड द इलेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो अभी बोल्शेविक्स के हाथ में पूरा पावर आ गया है, ठीक है। दे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट दे फेल्ड टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट, मेजॉरिटी इनको नहीं मिला, ठीक है। जनवरी 1918 में असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली, अभी भाई साहब लेनिन ने असेंबली को डिसमिस कर दिया। असेंबली ने रिजेक्ट किया किसको, बोल्शेविक मेजर्स जो अडॉप्ट हुए थे, तो लेनिन ने असेंबली को ही उड़ा दिया, जा भाई साहब हमको असेंबली नहीं चाहिए, ठीक है, ओके। ही थॉट दैट ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स वाज मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशंस, ठीक है। तो भाई साहब जितने भी ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स थे, सोवियत मतलब आपका जो रशिया था, was more democratic than an assembly elected in uncertain conditions, तो कुछ ज्यादा ही डेमोक्रेसी लोग कर रहे थे। मार्च 1918 बोल्शेविक्स मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोस, तो यहाँ पे भाई साहब आपका देखो 1918 मतलब अभी वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है, ठीक है, जस्ट खत्म हुआ है, मतलब खत्म होने के कागार पे है, 1919 तक चला था, बट दे मेड पीस विद जर्मनी, तो रशिया ने जर्मनी के साथ भाई साहब समझौता कर लिया, दे मेड पीस, सो नो मोर वॉर। Bolsheviks became the only party to participate in the elections to all Russian Congress of Soviets, which became the parliament of the country. तो became the only party, भाई साहब देखो अगर कोई एक ही पार्टी है तो बट ऑब्वियसली बात है वही जीतने वाली है ना। Bolsheviks became the only party to participate in the elections, एक ही पार्टी बची है, वो भी Bolshevik पार्टी। All Russian Congress of Soviets, which became the parliament of the country, तो ये भाई साहब parliament of the country बन गया। और क्या हुआ भाई साहब, रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट, ट्रेड यूनियंस वेर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, जितने भी ट्रेड यूनियंस थे वो सारे भाई साहब केप्ट अंडर कंट्रोल थे। सीक्रेट पुलिस कॉल द चेका, ठीक है, एंड लेटर ओजीपीयू एंड एनकेवीडी पनिश्ड दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक्स, ये भाई साहब एक अलग तानाशाही चालू हो गई, ठीक है, कि भाई साहब हम उभरे तो, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जो लोग भी भाई साहब बोल्शेविक्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या बोल्शेविक्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उनको खंडन कर रहे हैं, उनको सिवियरली पनिश करने लगे, ठीक है। Many young writers and artists rallied to the party because it stood for socialism and for change, ठीक है, it stood for socialism and for change. The civil war, Bolsheviks ordered land redistribution, तो बोल्शेविक ने बोला भाई साहब कि फिर से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो, लैंड मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज इट वाज अर्ली, ठीक है। रशियन आर्मी बिगैन टू ब्रेकअप, रशियन आर्मी भाई साहब टूटने लगा। सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट्स विश टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजर्टेड, तो अभी देखो रशियन आर्मी किससे बनी हुई थी, इन फार्मर से बनी हुई थी, इन पीजेंट से बनी हुई थी, ठीक है। जब फिर से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा तो इन लोगों ने बोला भाई साहब काहे को आर्मी में हम अपनी जान जोखिम में डालें, लेट्स गो बैक एंड स्टार्ट कल्टिवेटिंग, लेट्स बिकम अ फार्मर अगेन बिकॉज वी आर गेटिंग दैट ह्यूज पीस ऑफ लैंड फ्रॉम द नोबिलिटी, ठीक है। तो ये सोल्जर्स भाई साहब ये टूटने लगा, आर्मी टूटने लगी।
Non-Bolshevik socialists, liberals and supporters of autocracy condemn the Bolshevik uprising. ठीक है, सो इन्होंने भाई साहब Bolshevik uprising को condemn करने लगे. सबका हो गया भाई साहब 8 में? Everyone done? Okay, so non-Bolshevik socialists, liberals and supporters of autocracy condemn the Bolshevik uprising. 1918 और 1919 मतलब लगभग आपके वर्ल्ड वॉर का एकदम अंतिम चरण है. ठीक है, द ग्रीन्स दैट इज सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज एंड द व्हाइट्स दैट इज प्रो तसारिस्ट. मतलब ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज हैं जिनको ग्रीन्स बोला जाता था, और व्हाइट्स मतलब प्रो तसारिस्ट, मतलब जो तसार को फेवर करते थे. कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर. तो पूरा रशियन एम्पायर में ये दो भाई साहब डिवाइडेड थे. ठीक है, ओके. दे वेर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स, all those forces who were worried at the growth of socialism in Russia. देखो, रशिया अपनी लड़ाई लड़ रहा है. ठीक है, रशिया में एक चेंज आ रहा है, तसार रूल ओवरथ्रो हो रहा है और धीरे धीरे सोशलिस्ट रिपब्लिक आ रही है, एक सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ रही है जहां पे पूरा का पूरा जो है तो गवर्नमेंट ही सब कुछ कंट्रोल करेगा, और मतलब डेमोक्रेसी नहीं होगी लेकिन सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी. लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो रही थी, क्योंकि अगर रशिया में ये सक्सेसफुल हो गया तो ऑब्वियसली दूसरे देश के लोग भी अभी तक तो मोनार्कियल रूल के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, अभी क्या करेंगे भाई साहब, डेमोक्रेसी को भी भगाएंगे और सोशलिस्ट लाएंगे. ठीक है, सोशलिस्ट फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट लाएंगे. ठीक है, तो अभी इन लोग क्या करें भाई साहब, तो अगर बोल्शेविक रेवोल्यूशन सक्सेसफुल होता है जो हुआ, अगर भाई साहब लेनिन एक सक्सेसफुल लीडर होकर इमर्ज होता है जो हुआ, ठीक है, तो इनके लिए भाई साहब खतरा बढ़ेगा. समझ में आ रहा है? ठीक है, हम ह्यूमंस की ये फितरत है कि हम कभी भी अपनी चीज़ों से फुलफिल नहीं होते हैं. पड़ोसी के घर में नया कार आ गया, पड़ोसी के बेटे ने भाई साहब कोई कंपटीशन का एग्जाम क्रैक कर दिया, ठीक है, ये हमारा होता है ना. तो अगर किसी दूसरे देश में हमको एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिखता है, ठीक है, कि बेटर फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट हो रहा है, बेटर देन इवन डेमोक्रेसी, तो हम उसको अपनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, और इससे क्या हुआ, मतलब जितने भी ये फ्रेंच, अमेरिकन एंड ब्रिटिश एंड जापानीज लोग थे, इनको भाई साहब अपने देश से खतरा लगने लगा. अगर तो इनको अभी इन्होंने स्ट्रैटेजी लगाई कि एक काम करते हैं, बोल्शेविक रेवोल्यूशन को ना कैसे भी करके क्रश करो भाई साहब. अगर इसके लिए इन लोगों को, किसको, तसारिस्ट लोगों को हमें आर्म्स एंड एमुनिशन सप्लाई करना है, करो. अगर आर्मी सप्लाई करनी है करो. ठीक है, टैंक सप्लाई करने करो. ठीक है, इनके देश में सिविल वॉर का मातम मना रहे. ठीक है, ताकि ये सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल हो गए देन देयर विल बी अ थ्रेट टू आवर नेशन, देयर विल बी अ थ्रेट टू द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन आवर नेशन. हमको हमारे वांदे हो जाएंगे, हम फिर लीडर जैसे नहीं रह पाएंगे. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो दिस वाज वन ऑफ द चैलेंजेस दैट हैड. सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग व्हाइट्स took hard steps with peasants who had seized the land. तो जो सपोर्टर्स थे व्हाइट्स के, ठीक है, व्हाइट्स कौन थे, प्रो तसारिस्ट. ठीक है, तो इन्होंने भाई साहब बहुत हार्ड स्टेप्स लिए उन लोगों के अगेंस्ट में जिन्होंने लैंड को सीज करके अपने नाम पे कर लिया था. ठीक है, पीजेंट्स. एक्शंस लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक्स. ठीक है, अभी इस तरीके के एक्शंस अगर आप लोगे तो इससे क्या होगा भाई साहब, जो नॉन बोल्शेविक्स हैं, मतलब कौन, प्रो तसारिस्ट. ठीक है, एक्शंस लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर नॉन बोल्शेविक्स. तो ये इनका सपोर्ट भाई साहब कटने लगा, लोग अभी इनको सपोर्ट नहीं करेंगे. आप अगर भाई साहब अत्याचारी बन जाएंगे तो लोग ऑब्वियसली आपको सपोर्ट नहीं करेंगे. तो नॉन बोल्शेविक्स जो भी थे, दे वर लूजिंग सपोर्ट, और नॉन बोल्शेविक्स को बाहर से ये लोग सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे. कौन, फ्रेंच, अमेरिकन एंड जापानीज सोसाइटीज, बिकॉज देयर वाज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट, और द सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रशिया वाज अ थ्रेट टू देम. ठीक है, ओके. जनवरी 1920 Bolsheviks controlled most of the former Russian Empire. तो Bolsheviks का पूरा कंट्रोल हो गया था. They succeeded to cooperate with non-Russian nationalists and Muslim jihadists. ठीक है, तो इनके साथ भाई साहब क्या हो गया, non-Russian जो nationalist थे, ये Bolshevik, ठीक है, Bolsheviks controlled most of the former Russian Empire. They succeeded to cooperate with non-Russian nationalists and Muslim jihadists. ठीक है, तो इनसे भाई साहब इन लोगों ने they started cooperating with them. ठीक है, cooperation did not work where Russian colonists themselves turned Bolshevik. ठीक है, तो Russian colonists अगर भाई साहब Bolshevik हो गए तो वहां पे cooperation नहीं चल रहा था. In Khiva, in Central Asia, Bolshevik colonists brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism. तो भाई साहब ये अभी मारने पे देखो, किसी लीडर को मार देना एक बात होती है,
लेकिन अगर आप मतलब अपने ही लोग को मार रहे हैं तो वो आपके खिलाफ जाता है, ठीक है। मैसेकर मतलब बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को मारा गया, ठीक है। इन खीवा इन सेंट्रल एशिया बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली मैसेकर्ड द लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। तो सोशलिज्म के चलते इन्होंने सोशलिज्म का नाम करते हुए भाई साहब बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे हत्याएं हुई, मैसेकर हुआ, ठीक है। हाँ हाँ, ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी है एक मतलब आपके रशियन कम्युनिटी में ही आपके एक मुस्लिम कम्युनिटी का सेक्ट है, ठीक है। सो दैट वाज वेयर द बोल्शेविक्स वर ड्राइंग देयर सपोर्ट फ्रॉम, ठीक है। अभी भी देखोगे अगर आप तो रशिया में काफी सारे मुस्लिम सपोर्टर्स हैं, ठीक है, दे आर स्टिल देयर। So we are continuing with what changed after. अभी देखो मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, बोल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बैंक्स नेशनलाइज। तो भाई साहब जितने भी इंडस्ट्रीज थे और बैंक्स का क्या हो गया, नेशनलाइजेशन हो गया। मतलब ये अभी क्या हो गई भाई साहब, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज हो गई, दीज आर गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। ओके, दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड। तो उन्होंने परमिशन दी पीजेंट्स को, ठीक है, लैंड जो था वो सोशलाइज। दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड, इन्होंने परमिशन दिया पीजेंट्स को लैंड को कल्टीवेशन करने के लिए, दैट हैज बीन सोशलाइज्ड। सोशलाइज मतलब जो अमीरों से जो छीना गया, ठीक है, जो नोबिलिटी से जो लैंड छीना गया, पीजेंट्स ने जो लैंड छीना तो उस पे भाई साहब इन्होंने इनको कल्टीवेट करने का परमिशन दे दिया, ठीक है। सिविल वॉर, व्हाट डू यू मीन बाय सिविल वॉर? सिविल वॉर मतलब एनीवन? हाँ, आपस में ही झगड़ा या आपस में ही वॉर, ठीक है। देखिए अगर आप किसी बॉर्डर को डिफेंड कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि गोली किस पे चलानी है ना, बॉर्डर के उस तरफ जो लोग हैं उन पे गोली चलानी है। लेकिन जब अंदर ही अंदर आपस में झगड़ा हो जाता है देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, बिकॉज गोली किस पे चलाएं भाई साहब, अपने ही लोगों पे गोली चलाएं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है, ठीक है, मसला हो जाता है। सिविल वॉर इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वॉर्स टू कंट्रोल। बोल्शेविक यूज कॉन्फिस्केटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्ड कुड बी, ठीक है। तो इन्होंने भाई साहब बोला कि देखो कॉन्फिस्केटेड लैंड, इन्होंने भाई साहब ये इतनी बड़ी जमीन जो है तो कॉन्फिस्केट की है, कॉन्फिस्केट मतलब अमीरों से छीना है, ठीक है, कॉन्फिस्केट किया है। व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी, तो इन्होंने बोला कि अगर हमने यूनाइट होकर देखो इतनी सारी जमीन जो उन लोग फालतू में लेकर बैठे हुए थे, हमने उनसे छीनकर अभी हम उस पर भाई साहब खेती बाड़ी कर रहे हैं और अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट दे प्राउडली शोड। ऑफिशियल असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट्स फॉर अ 5 ईयर पीरियड। तो जितने भी ऑफिशियल्स थे बोल्शेविक में, ठीक है, उन्होंने बोला कि लेट्स प्लान, ठीक है, जैसे 5 साल में, अगले 5 साल में हम इंडस्ट्रीज को टारगेट करेंगे, उसके अगले 5 साल में भाई साहब हम एजुकेशन को टारगेट करेंगे, उसके अगले 5 साल में भाई साहब हम एग्रीकल्चर को टारगेट करेंगे। तो जैसा हमारा होगा कुछ कुछ सेक्टर्स को हम टारगेट करेंगे और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा मतलब इनिशियल चीज है और हमको यहां तक पहुंचना है। सो दीज वर द टारगेट्स दैट दे हैड सेट अप, ठीक है। इकोनॉमिक उन्होंने भाई साहब प्लानिंग की। गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स। तो उन्होंने भाई साहब फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने सारे प्राइसेस को ताकि ये भाई साहब प्लान चले, ठीक है। फर्स्ट 2 प्लान्स जो है तो पहले 5 साल के दो प्लान्स जो 5-5 साल के थे वो सक्सेसफुल हो, ठीक है। सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी अगर आपका प्लानिंग सही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगा, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्टेड हैपनिंग इन सम टाइम, ओके। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगा भाई साहब, ठीक है। बिटवीन 1929 एंड 1933 बाई 100% इन द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील। आप सोचिए भाई साहब ये सारे सेक्टर्स में प्रोडक्शन 100% बढ़ गया, ऑयल, कोल एंड स्टील, और उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड थी इन चीजों की, ठीक है, अब भी है। दीज आर मेजर इंडस्ट्रीज, ठीक है। ऑयल, कोल एंड स्टील की भाई साहब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। रशिया इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल, ठीक है। और ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है
काफ़ी सारे जितने भी आपके नेशंस हैं, यूरोपियन नेशंस हैं, वो इससे इम्पैक्ट हुए हैं। जैसे जर्मनी जैसे कोल्ड कंट्री में, ठीक है, रशिया से ऑयल आ रहा था जो बंद हो गया क्योंकि इन्होंने भाई साहब सैंक्शंस लगा दिए इनके ऊपर। यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, जिसके वजह से भाई साहब रशिया ने इनको सप्लाई बंद कर दिया। अभी ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे लाइट जा रही है, और लाइट जा रही है तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब लाइट अगर जाती है तो उनका रूम हीटर नहीं चलेगा, और रूम हीटर नहीं चलेगा, बाहर बर्फ़ है भाई साहब, कड़ाके की ठंड है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, पंखा बिना चलाए आप फिर भी सो सकते हैं, थोड़ा सा भाई साहब खिड़की खोल दिया भाई साहब, हवा आ रही है, फिर भी आप मैनेज कर लेंगे। लेकिन जब बाहर इतनी ठंड है कि बर्फ़ गिर रही है, तो रूम हीटर जलाना सर्वाइवल के लिए बहुत एसेंशियल हो जाता है। और अगर ऑयल नहीं आ रहा है, गैस सप्लाई नहीं है आपके घर में, ये गैस सप्लाई से चलता है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और आज की तारीख में ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन, बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल और गैस जो है तो रशिया से इंपोर्ट करते थे। रशिया यूक्रेन का वॉर किया हुआ, इन्होंने रशिया को सपोर्ट नहीं किया, उल्टा यूरोपियन यूनियन ने रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए। रशिया ने बोला ठीक है भाई साहब, तुम्हारा ऑयल और गैस सप्लाई में कट करता हूँ, और यही हो रहा है अभी। ठीक है, सो आपको लगता है कि, या हमको ऊपर से लगता है कि दो कंट्रीज़ में वॉर हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो दो कंट्रीज़ में जो वॉर हो रहा है उसका इम्पैक्ट पूरे विश्व में आता है। द एंटायर वर्ल्ड गेट्स इम्पैक्टेड बाय इट। ठीक है, बिटवीन 19, तो आप देखोगे भाई साहब 4 सालों में अंडर बोल्शेविक एम्पायर 100% ग्रोथ हो गया, और यही सबसे बड़ा मतलब किसी भी गवर्नमेंट के टिकने का रीजन होता है। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट टिकती तभी है, चाहे वो भाई साहब सोशलिस्ट गवर्नमेंट हो, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट हो, या भाई साहब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, या मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। अगर आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ हो, अगर आपका इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाए, अगर लोगों के पास पैसा आने लगे, देन दे विल सपोर्ट यू। ठीक है, तो बहुत जरूरी होता है कि आप ताबड़तोड़ इकोनॉमिक पॉलिसीज को स्ट्रांग बनाएं। इसीलिए आप देखोगे पहले जो चेंजेस करते हैं गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आके, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज या बिजनेस में करते हैं। ठीक है, क्योंकि वही आपका एक दैट फॉर्म्स द रूट कॉज फॉर इट्स सर्वाइवल। ठीक है, वो आपका रूट कॉज होता है सर्वाइवल के लिए। बिटवीन 1929 एंड 1933 बाय 100% इन द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील इट इंक्रीज्ड। न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग, नए फैक्ट्रीज आने लगे भाई साहब। ठीक है, रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस। तो अभी एक देखिए, सब चीज तो पॉजिटिवली चलती नहीं है, तो रैपिड कंस्ट्रक्शन होने लगे, जिसमें बहुत बड़ा वर्कफोर्स जो है तो गांव से शहर में शिफ्ट होने लगा, और जिसके वजह से शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने लगा, तो दैट लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन, तो थोड़े बहुत पुअर वर्किंग कंडीशंस होने लगे। ठीक है, मैग्नीटॉस, ठीक है, आपका भाई साहब ये एक सिटी है, देखो कैसा, मतलब आप अगर देखोगे चारों तरफ धुआं धुआं। ठीक है, अनप्लैंड, देखो अगर आप बॉम्बे जाएंगे ना, तो वहां पे आप देखेंगे कि एक बिल्डिंग और एक बिल्डिंग, इसमें गैप ही नहीं है। ठीक है, मतलब आप जाएंगे तो फंस जाएंगे, कोई नॉर्मल आदमी भी जाएगा तो फंस जाएगा। यहाँ पे ऐसा है क्या? नहीं दिखता आपको, एक गैप दिखेगा, राइट। ये थोड़ा सा प्लान्ड है। तो कभी भी जब नए शहर का निर्माण होता है तो बड़े अनप्लैंड वे से होता है। जब नया नया शहर बसता है, जब नए नए लोग आने लगते हैं, तब बड़े अनप्लैंड तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है। एक बार आपका नया शहर बस गया और उसके बाद आप कोई नए शहर को बसाने जा रहे हैं, वहां पे आप प्लानिंग आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शुरुआती तौर पे आपके प्लानिंग्स कम रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली, आप अगर देखोगे चारों तरफ धुआं है भाई साहब, आप सोचिए कितना ज्यादा है पोल्यूशन होगा यहाँ पे, कितना ही ज्यादा पोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, लोग वहां पे रह भी रहे हैं, वहां पे भाई साहब फैक्ट्री चिमनी से भाई साहब धुआं भी निकल रहा है, एवरीथिंग इज टॉप्सी टर्वी। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट वाज अचीव्ड इन 3 years। ठीक है, वर्कर्स लिव्ड वेरी हार्ड लाइफ्स, तो बहुत हार्ड लाइफ्स इनको रहना पड़ता था भाई साहब, काफी मेहनत मशक्कत के दिन थे। इन लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम एट 40 डिग्रीज बिलो, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचिए -40 डिग्री सेंटीग्रेड क्या ही टेम्परेचर है। पीपल हैड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द 4th फ्लोर एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू द टॉयलेट। समझ में आ रहा है भाई साहब? मतलब कैसा था, ये एक बिल्डिंग है और यहाँ पे भाई साहब पब्लिक शौचालय है। ठीक है, किसी को पॉटी लगी अगर, तो बेचारे को 4 माले का बिल्डिंग नीचे आकर फिर ये रोड क्रॉस कर कर यहाँ पे जाना है। ठीक है, सो आप सोचिए इन लिविंग क्वार्टर्स, और वो भी किस टेम्परेचर पे, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, एट -40 डिग्री सेंटीग्रेड इन लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम एट -40 डिग्री बिलो, people had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet. That was a really difficult thing. ठीक है भाई, आप सुबह उठते हैं और टॉयलेट चले जाते हैं क्योंकि घर पे ही है भाई साहब,
लेकिन मतलब जो लोगों का स्ट्रगल है वो सोचिए, इतने कम टेम्परेचर में आपको भाई साहब मतलब पॉटी जाने के लिए भी सब जैकेट वैकेट पहनना पड़ेगा भाई साहब, है ना, तब जाकर आप, क्योंकि आपको बाहर जाना है, यू विल हैव टू बेसिकली यूज द टॉयलेट एंड यू हैव टू कम डाउन द 4th फ्लोर एंड गो एंड यूज द टॉयलेट। ओके, स्कूलिंग सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होने लगा। अरेंजमेंट्स में मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज। क्रेंचेस वे एस्टैब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स। तो ऐसे क्रेंचेस बनाए गए थे भाई साहब, ठीक है, जहां पे जो वुमेन थे वो अपने चिल्ड्रन को रख सकें। तो फैक्ट्री के अंदर ही ऐसे क्रेंचेस बना दिए गए, ठीक है, ताकि these women can keep their children there for that time that they are working, ठीक है। चीप पब्लिक हेल्थ was provided, बहुत पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड होने लगा भाई साहब चीप प्राइस पे। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वे सेटअप फॉर वर्कर्स, तो आपके मॉडल लिविंग सेटअप होने लगे, ये सारी चीजें धीरे धीरे होने लगी। ये आया भाई साहब एक बहुत ही दहशतगर्द इंसान, ठीक है, स्टालिन, ठीक है, एंड कलेक्टिवाइजेशन। स्टालिन बेसिकली लेनिन के स्टॉन्च फॉलोअर थे, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान थे, और ऐसा माना जाता है कि स्टालिन एक्चुअली वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर डेथ्स देन हिटलर हिमसेल्फ, ठीक है, फॉर मोर डेथ्स देन हिटलर हिमसेल्फ। प्लान्ड इकोनॉमी वाज लिंक्ड टू डिजास्टर्स ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अभी कलेक्टिवाइजेशन क्या होता है भाई साहब, समझ लो 4 खेत हैं A B C D, तो स्टालिन क्या बोल रहा है भाई साहब, सबके खेत का जो भी आपका भाई साहब क्रॉप्स है उसको इकट्ठा करो और उसको जमा करो। सब लोग अलग अलग खेती बाड़ी नहीं करेंगे, सब लोग भाई साहब एक ही प्रोडक्ट उगाएंगे और उस एक प्रोडक्ट को जमा किया जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। टाउन्स इन सोवियत रशिया वेयर आर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज। द गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइसेस एट विच ग्रेन्स मस्ट बी सोल्ड। तो गवर्नमेंट ने भाई साहब सब कुछ भाई साहब गवर्नमेंट डिसाइड करता है यहाँ पे। सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। आप कल भाई साहब अगर एक टूथपेस्ट भी लाने जाएंगे तो उसका भी प्राइस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया रहेगा, कोई प्राइवेट कंपनी ने नहीं। समझ में आ रहा है ये? तो यहां पे भी इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस एट विच ग्रेन्स मस्ट बी सोल्ड, इसी प्राइस पे ये सोल्ड होना चाहिए। बट द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल द ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट दिस प्राइसेस, क्योंकि भाई साहब प्राइसेस काफी लो थी और पीजेंट्स बोले नहीं हम इतने में क्यों बेचे, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन है ही नहीं, वहां पे प्राइवेट मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्या ये सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ रहा है? आप कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बेच सकते, यू कैन नॉट, ठीक है, यू कैन नॉट परफॉर्म बिजनेस फ्रीली इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। इट इज ऑल इज बेसिकली डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। आपके जूते के लेस का प्राइस भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वैसा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। सो स्टालिन ने भाई साहब क्या किया, हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन। तो लेनिन के बाद स्टालिन ने टेक ओवर किया। इंट्रोड्यूस फर्म इमरजेंसी मेजर्स, ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट थे ये। He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices. तो इनको लग रहा था कि भाई साहब जितने भी कंट्री साइड में, गांव खेड़े में लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, इन्होंने भाई साहब अपने पास माल दबा के रखा हुआ है, ठीक है, जो भी राइस है, व्हीट है, जो भी आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, इनको दबा के रखा हुआ है ताकि जब प्राइस बढ़े तब रिलीज किया जाए, ठीक है। सो स्पेक्यूलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कॉन्फिस्केटेड। तो इन्होंने बोला कि इनके सारे सप्लाईज को भाई साहब जब्त करो, ठीक है, और यही हो गया कलेक्टिवाइजेशन, ठीक है। 1928 में इन्होंने क्या किया, पार्टी मेंबर्स टू द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया सुपरवाइजिंग एनफोर्स्ड ग्रेन कलेक्शंस एंड रेडिंग कुलाक्स, द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स, ठीक है। तो वेल टू डू पीजेंट्स मतलब जिनका आर्थिक सुसंपन्न जो फार्मर्स थे उनके पास ये जाने लगे इनके लोग, और भाई साहब इनका प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करने लगे, इनका जो ग्रेन्स है उसको भाई साहब कॉन्फिस्केट करने लगे। द डिसीजन वाज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म्स, ठीक है। कलेक्टिवाइज फार्म्स मतलब फार्म्स का सारा प्रोड्यूस एक जगह पे इकट्ठा होगा और एक ही प्राइस पे बिकेगा। समझ में आ रहा है? जैसा जैसा जिसने किया उसको वैसा पैसे दे दिए जाएंगे, लेकिन प्राइस एक ही रहेगा। तुम अपना गेहूं 40 रुपए में बेचोगे और मैं अपना गेहूं 50 रुपए में बेचूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। एवरीबडी हैज टू सेल द प्रोडक्ट एट द प्राइस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। देयर कैन बी नो इंटरवेंशन और चेंजेस। लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू पीजेंट्स, ठीक है। स्मॉल साइज पीजेंट फार्म्स could not be modernized, ठीक है। तो स्मॉल साइज पीजेंट फार्म्स थे ये, और इन पे मॉडर्नाइजेशन होना पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ठीक है। 1929 पार्टी फोर्स ऑल पीजेंट्स टू कल्टीवेट इन कलेक्टिव फार्म्स। तो इन्होंने भाई साहब क्या बोला कि एक बड़ा सा हम फार्म रखेंगे, सबके पैसे उसमें इन्वॉल्व होंगे और इसका भाई साहब जो भी प्रोड्यूस होगा उसको हम एक दाम पे बेचेंगे, ठीक है, कलेक्टिवाइजेशन।
This was known as collectivization. A poster during the collectivization, it states, "We shall strike at the kulak, working for the decrease in cultivation." तो ये वैसा एक पोस्टर रिलीज किया गया है कि हम स्ट्राइक कर देंगे, ठीक है। The bulk of land and implements were transferred to the ownership of collective farms. तो सब किसानों से, सब जैसे समझ लो यहाँ पे वैसे इतने लोग किसान हैं एक गांव के, इनकी सारी जमीनों को अभी हम जोड़ देंगे, ठीक है, और एक ही क्रॉप उगाया जाएगा। इनके पास जो भी फार्मिंग एंड टूल इक्विपमेंट्स हैं सबको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और सब लोग एम्प्लॉय हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट वाज व्हाट वाज डिसाइडेड। पीजेंट्स वर्कड ऑन द लैंड एंड द कोलबोज प्रॉफिट वाज शेयर्ड। तो कोलबोज प्रॉफिट बोलते हैं इसको, मतलब कैसा है कि भाई साहब अपने अपने लैंड एरिया के हिसाब से सब लोगों पे प्रॉफिट बटेगा, लेकिन सब लोगों का माल जो है एक ही साथ एक ही प्राइस में बिकेगा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके। Engaged peasants resisted the authorities and destroyed their livestock. तो कभी कभी भाई साहब peasants को जब दाम नहीं मिल रहा है तो then they अपना livestock को भाई साहब वो बर्बाद कर डालते थे, मतलब अपने crops को ही बर्बाद कर डालते थे। लो कर लो इकट्ठा भाई साहब कितना करोगे, ठीक है। 1929 and 31 number of cattle fell by 1/3, बहुत सारे कैटल्स की डेथ हो गई। Those who resisted collectivization were severely punished. और ऐसा कोई भी peasant जो collectivization जो स्टालिन ने अडॉप्ट किया था उसको अगर अपोज कर रहा तो उसको बहुत सिवियरली पनिश किया जाने लगा, ठीक है। मेनी वे डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड, बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया जाने लगा। डिपोर्ट मतलब गांव के बाहर या रीजन के बाहर या कंट्री के बाहर भेजा जाने लगा, एक्साइल्ड, ठीक है। पीजेंट्स आर्ग्यूड दैट दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म। इन्होंने बोला कि भाई साहब हम सोशलिज्म के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन कम से कम हमको अपना दाम तो मिले। Stalin's government allowed some independent cultivation but treated such cultivations unsympathetically. थोड़ा बहुत उन्होंने इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन अलाउ किया, हाँ चलो कर लो, लेकिन कोई हम मतलब इसमें ना तुम्हारे लिए सिंपैथेटिक नहीं रहेंगे, अनसिंपैथेटिक रहेंगे, ठीक है। In spite of cultivation, production did not increase immediately. In fact, for the bad harvest of 1930 to 1933, तो बैड हार्वेस्ट हुआ इसमें, लेड टू वन ऑफ द मोस्ट डेविस्टेटिंग फेमाइंस। डेविस्टेटिंग फेमाइंस मतलब बहुत ही दर्दनाक, फेमाइंस मतलब मरना, बहुत बड़ी तादाद में लोग मरने लगे, भुखमरी का शिकार हुए, ठीक है। सोवियत हिस्ट्री ओवर 4 मिलियन पीपल डाइड, ठीक है, आउट ऑफ स्टारवेशन, ठीक है। स्टालिन एंड हिज सिंपैथाइजर्स चार्ज दीज क्रिटिक्स विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। 2 मिलियन वेर इन प्रिजन और लेबर कैंप्स। इनको भाई साहब 2 मिलियन लोगों को भाई साहब पकड़कर जेल में डाल दिया गया, ठीक है। Most were innocent of the crimes, but no one spoke for them. A large number were forced to make false confessions under torture and were executed. तो इनको वैसा कनपट्टी भी बंदूक रखा गया, बोला गया कि तुमने अगर क्राइम नहीं भी किया है तो कबूल करो तुमने क्राइम किया है। कौन सा क्राइम किया है? सोशलिज्म के अगेंस्ट या स्टालिन के अगेंस्ट तुमने क्राइम किया है, मार दो, ठीक है। दहशत फैलाया जा रहा है, मतलब पकड़ पकड़ के लोगों के अंदर दहशत फैलाया जा रहा है। दैट इज हाउ द एंटायर टेरराइजिंग हैपेंड, ठीक है। Several among them were talented professionals. बहुत सारे लोगों को ऐसा मौत के घाट उतार दिया गया, ठीक है। So in huge numbers, factory dining hall in the 1930s, ये भाई साहब आपका फैक्ट्री डाइनिंग हॉल था। तो we see that by and large बहुत सारे चेंजेस हुए और स्टालिन ने जो किया वो गलत था, ठीक है। बहुत बड़ी मात्रा में भाई साहब it was a huge thing that was happening all across Russia. Okay, so this is the last thing that we have. Okay, so the global influence of the Russian Revolution and the USSR. USSR मतलब यूनियन ऑफ सोशलिस्ट एंड आपका जो सोवियत रशिया था भाई साहब। ये USSR बहुत बड़ा कंट्री था, जैसे USA है वैसे USSR है। The global influence of the Russian Revolution and the USSR. Bolsheviks encouraged colonial peoples to follow their experiment. तो भाई साहब अभी लोग देख रहे हैं कि democracy is just not the answer for monarchical rule. There is another format of government which is socialist format of government and maybe we can adapt that, ठीक है। तो लोगों में ये भाई साहब फैलने लगा। all other countries, many non-Russians from outside the USSR participated in the conference of the peoples of the East and Bolshevik founded Comintern, an international union of pro-Bolshevik socialist parties, ठीक है। तो ये भाई साहब फॉर्म होने लगा। Some received education in the USSR Communist University of the Workers of the East. बहुत लोगों ने भाई साहब यूएसएसआर में जाकर एजुकेशन प्राप्त की ताकि अपने कंट्री में ये लॉन्च कर सकते हैं। यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टैचर, ठीक है। तो सोशलिज्म जो था, ठीक है, इट वाज फर्स्ट यूएसएसआर दैट अडॉप्टेड इट और इसको भाई साहब एक ग्लोबल फेस मिला, ठीक है। एवरीबडी स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग। हालांकि सोशलिज्म ज्यादा करके सक्सेसफुल नहीं हुआ,
लेकिन स्टिल पीपल started implementing it. ग्लोबल इन्फ्लुएंस, अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर. तो एक गरीब सा कंट्री आज की तारीख में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर बन चुका था, ठीक है, विच इज यूएसएसआर. और सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी. इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर भाई साहब डेवलप हुए थे. पुअर वर बीइंग फेड. इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम्स टू इट्स सिटीजंस एंड कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज. ठीक है, तो भाई साहब द इंटरनेशनल रेपुटेशन of the USSR as a socialist country had declined, though it was recognized that socialist ideas still enjoyed respect among its people. तो अगर देखा जाए तो काफी सारा तानाशाही था, लेकिन फिर भी सोशलिस्ट आइडियाज सबसे ज्यादा यूएसएसआर में सक्सेसफुल हुए. ठीक है, सो दिस वाज बेसिकली ऑल अबाउट सोशलिज्म इन रशिया एंड इट कंप्लीट्स द चैप्टर. सो दिस बेसिकली विल कंप्लीट योर